अगर आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिव्यू भी आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे बुक्स डाली गई हैं, जो भी आपको ख़रीदनी है आप ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। देखें यहाँ पे बुक्स लगाई गई हैं डिफरेंट, ठीक है, बहुत सारी लगी हुई हैं। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं स्पेल्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, तो यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट की प्राइस के साथ लिखी होगी, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ऑर्डर है वो डायरेक्ट एडमिन को चला जाएगा, ठीक है। जो एडमिन है उनको चला जाएगा तो वो फिर आपको पेमेंट मेथड बताएंगे और फिर आप ख़रीद सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप से ख़रीदना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप स्टोर है, ठीक है। यहाँ से आप जो है प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इंस्टाग्राम का अकाउंट वही वाला लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूँगी तो ऑब्वियसली वही अकाउंट खुल जाएगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स देखें सारे लगे हुए हैं, मैं इस पर क्लिक करती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखें हर तरह के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, हर सब्जेक्ट ईयर के। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट्स ख़रीद सकते हैं इधर से भी। तो आपने प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए सिंपल इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है, ठीक है। एक दफ़ा लेना है, 2 दफ़ा लेना है, तो एक ही दफ़ा आपने लेना, इस पर क्लिक कर लिया। फिर आपने नीचे यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे आप व्यू कार्ड पे क्लिक करेंगे, देखिए आपको ऑर्डर आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का। इस पर हमने प्लेस ऑर्डर पे जैसे क्लिक किया तो आपका जो मैसेज है वो एडमिन को जो है सेंड हो जाएगा। ये एडमिन को मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह से आप अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हैं। वेलकम टू वेल आवर्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे डेलीगेशन, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये 2 तरह की मैंने क्यों डेलीगेशंस डाली हुई। देखें, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक टॉपिक आएगा डेलीगेशन डॉक्ट्राइन, ठीक है, या फिर सवाल आ सकता है एग्जाम में डिफाइन द डॉक्ट्राइन ऑफ डेलीगेशन, तो फिर आपको ये वाला लिखना है। लेकिन आपको एग्जाम में ये वाला भी सवाल आ सकता है डिफाइन द डेलीगेटेड लेजिस्लेचर, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ये वाला जो है ना जिसमें लेजिस्लेचर है, ये लॉ बनाने वाली पावर्स की बात हो रही है। लेकिन ये वाला जो डेलीगेशन है, इसमें लॉ के अलावा जो दूसरी पावर्स है, जैसे कि जुडिशरी वाली पावर्स होगी, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की जो पावर्स होगी, वो किस तरह से आप डेलीगेट करते हो। डेलीगेट का मतलब है किसी को देना अपनी पावर्स, ठीक है। यानी कि लॉ बनाने वाली पावर्स जिसको हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहते हैं, या वो वाली डेलीगेशन जिसमें नॉर्मल एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी की पावर्स आप किसी को देते हो। इन दोनों से रिलेटेड आपको सवाल आ सकता है, ठीक है। आप चाहें तो आप अपने एक ही सवाल के अंदर दूसरा टॉपिक भी दे सकते हो। यानी कि अगर आपको सिर्फ डेलीगेशन के ऊपर आया तो आप सिंपल डेलीगेशन के साथ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर भी एक्सप्लेन कर सकते हो। या अगर आपको एग्जाम में सिर्फ डेलीगेटेड लेजिस्लेचर आया, ये वाला नहीं आया, तो इसके साथ भी थोड़ा बहुत ये टॉपिक भी दे सकते हो। बट मैंने दोनों टॉपिक्स को इकट्ठे इसलिए लिख दिया है ताकि आपको दोनों अलग अलग चैप्टर्स याद करने की बजाय आप एक ही टॉपिक तैयार कर लो। यानी कि इस वीडियो के अंदर आंसर एक ही होगा, लेकिन ये एक ही आंसर 2 चैप्टर्स को कवर करेगा। इससे रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और जो कन्फ्यूजन होती है क्रिएट स्टूडेंट को कि मैम, अक्सर मुझे कहते हैं मैम ये तो टॉपिक 2-2 दफ़ा आया है, तो इसको एक दफ़ा लिखना है कि 2 दफ़ा। आपने बस एक ही दफ़ा लिखना है जिसमें दोनों टॉपिक्स कवर हो जाएँ। यानी कि ये जो मैंने आंसर बनाया है ये इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेगा, ठीक हो गया। पेपर में कोई भी आया, आप एक ही आंसर डाल दें, आपका आराम से टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन पे अब आते हैं। इंट्रोडक्शन में आपने लिखना है डेलीगेशन इज अबाउट गिविंग समवन एल्स द पावर टू डू वर्क ऑन योर बिहाफ। डेलीगेशन एक ऐसी पावर है जो एक हेड अपने जूनियर्स को देता है। यानी कि हेड अपनी थोड़ी सी पावर्स जूनियर्स को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहा, मेरे पे बर्डन बहुत ज़्यादा है, तुम लोग अपने आप को खुद संभालो। ये चीज़ होती है डेलीगेशन, ठीक है। In law, the delegation doctrine stops the legislature, like Congress, from giving away its main law-making powers to others, especially the executive branch. अच्छा, ये जो डॉक्ट्राइन बनाया गया ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, सॉरी डेलीगेटेड डॉक्ट्राइन का, ये बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये जो बड़े इदारे हैं जो अपनी थोड़ी थोड़ी पावर्स छोटे छोटे इदारों को देते हैं, जैसे कि अगर ये लॉ मेकिंग वाला इदारा है जो लॉज बनाता है, वो लॉ मेकिंग पावर थोड़ी थोड़ी दूसरे इदारों को दे सकते। जैसे कि अगर एक आर्मी का इदारा है, ठीक है, उसको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कहता है कि ठीक है तुम अपने आप को चलाने के लिए अपने लिए लॉज बना लो, लेकिन वो सारी की सारी पावर्स अपनी नहीं देगा, सिर्फ वही पावर्स देगा उस डिपार्टमेंट को जिसके ऊपर वो डिपार्टमेंट चल रहा है। जैसे कि ये डिपार्टमेंट जिस चीज़ पे चल रहा है वही पावर्स
हेड वाला डिपार्टमेंट इसको देगा, मेन पावर्स इन्हीं के पास रहेगी। यही चीज़ हमें ये डॉक्टर ने सिखाता है कि मेन पावर्स हेड के पास रहेंगी, लेकिन जो बाकी के इदारे हैं उनको थोड़ी थोड़ी पावर्स देंगी जिस पे वो अपने आप को चला सकें। सही है, ताकि जो मेन इदारे हैं उस पर बर्डन ना आए उनको देखने का, तो छोटे इदारे अपने आप को खुद मैनेज कर सकें। इसलिए ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डॉक्ट्रिन बनाना पड़ा। ठीक है, ये इसलिए बनाया ताकि सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहे, यानी कि अगर ये जो बड़े इदारे हैं अपने छोटे छोटे इदारों को अगर पावर्स थोड़ी थोड़ी देंगे जिस पे वो अपने आप को चला सके, इससे क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर के मुताबिक ही चलेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर आपने पढ़ा होगा यूके यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी और पहले भी, जिसमें हमने ये सीखा कि सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होता है कि सारे इदारे एक दूसरे से अलग चलते हैं, कोई किसी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करता। ये सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्राइन है। इसको हम अगर इस पर हम अमल करें तो ज़ाहिर बात है हम अपनी पावर जब दूसरे इदारों को देंगे तो ज़ाहिर बात है उनको हम आज़ादी दे रहे हैं कि वो अलग से हमसे वर्क कर सके और अपने लॉज के मुताबिक चल सके। जैसे कि अगर बड़े इदारे ने कहा है कि तुम अपने आप को चलाने के लिए लॉज बनाओ, तो वो फिर छोटा इदारा अपने आप को चलाने के लिए खुद के लिए लॉज बना सकेगा। सही है, लेकिन याद रखें जब भी छोटे इदारे कोई लॉज बनाते हैं तो वो सारे लॉज चेक होते हैं हेड वाले इदारे से, यानी कि जिस इदारे ने इनको पावर्स दी है वो इन पे चेक भी रख सकता है। सही है, लेकिन कह रहे हैं कि लॉ बनाने की जो मेन पावर्स है तो वो तो ऑब्वियसली लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास ही रहेगी। हाँ, थोड़ी बहुत पावर्स लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट चाहे तो छोटे छोटे इदारों को दे सकती है। जैसे कि अगर आप एग्जांपल देख ले आर्मी वाले डिपार्टमेंट के, तो वो अपने आप को चलाने के लिए उन्होंने कुछ रूल्स एंड लॉज बनाए होते हैं। ये उनकी अपनी पावर्स होती है जो खुद बड़े वाले इदारे ने इनको दी होती हैं। ऐसे बहुत से इदारे हैं, जैसे हॉस्पिटल्स की एग्जांपल लगा लें, उन्होंने अपने आप को चलाने के लिए कुछ लॉज बनाए, स्कूल्स ने अपने आप को चलाने के लिए कुछ लॉज बनाए। ये सारे होती है डेलीगेटेड पावर्स। ठीक है, delegation is only allowed if the legislature gives clear rules for the executive to follow. Any law that gives too much power without limit is unconstitutional. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि डेलीगेशन तभी पॉसिबल है जब मेन इदारा जो लॉ बनाने वाला इदारा है वो खुद चाहे तो अपने पावर्स में से थोड़ी सी पावर दूसरे डिपार्टमेंट को दे सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे ये बड़ा वाला जो डिपार्टमेंट है ये मेन लॉ मेकिंग बॉडी है, यानी कि मेन इदारा है। ये जो इदारा आपको छोटा सा दिख रहा है ये आर्मी है। सही है, अब आर्मी को खुद को चलाने के लिए कुछ लॉज रूल्स और रेगुलेशंस चाहिए, तो बड़ा इदारा इसको थोड़ी बहुत पावर्स दे देगा कि अपने आप को चलाने के लिए खुद के लिए लॉज बना सके, रेगुलेशंस वगैरह बना सके। लेकिन ऑब्वियसली मेन पावर तो मेन इदारे के पास ही रहेगी। अगर जिस इदारे को पावर्स दिए गए हैं वो अपनी लिमिट से ज़्यादा कुछ भी करता है, कोई भी एक्शन लेता है या कोई भी लॉ बनाता है जो उसको नहीं पावर दी गई उस लॉ को बनाने की, फिर भी वो लॉ वो बना रहा है, तो इट मीन्स उस इदारे ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकत की है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चला गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि आप डेलीगेटेड पावर्स दे सकते हो एक लिमिट में रह के, लेकिन अगर वो लिमिट को क्रॉस करता है वो इदारा, तो इट मीन्स कि उस बंदे ने या उस इदारे ने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हरकत की है, तो वो फिर इदारा जो है ख़त्म भी हो सकता है, ऐसे लोगों को जेल भी हो सकती है। इसलिए इस चीज़ को आप कहते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल करना, यानी कि ऐसे एक्ट कर देना जिसको लॉ ने मना किया, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मना किया। अगर वो हरकत फिर भी आप कर लेते हो तो वो चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती है। अब फिर हमने मीनिंग ऑफ डेलीगेशन देना है। डेलीगेशन मीन्स गिविंग समवन द पावर टू एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव। इट कैन ऑल्सो मीन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एक्टिंग टुगेदर। यहाँ पे डेलीगेशन का सान सा मतलब बताना है। डेलीगेशन का मतलब है अपने पावर्स थोड़ी बहुत किसी और बंदे को दे देना, ठीक है, ताकि वो आपकी जगह काम कर सके। जैसे कि मेन इदारा है, इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन बना हुआ है, तो वो छोटे इदारे जिनको अपने आप को चलाना है उनको उनके हिसाब से चलने के लिए लॉज दे देता है कि अगर आर्मी है तो आर्मी वाले को कहता है ठीक है आप आर्मी वाले लॉज बनाए, दूसरे को कहता है वो वाले बनाए, तीसरे को जो इदारे जिस चीज़ पे उनको चलना है, जो लॉज उनको चाहिए, उस हिसाब से जो मेन इदारा है वो उनको पावर्स दे देता है। ठीक है, ताकि इस मेन इदारे पे इन सब का बर्डन ना आए, ये अपना बर्डन खुद संभाल सकें, इसलिए डेलीगेशन देनी पड़ती है, पावर्स देनी पड़ती हैं। इट कैन ऑल्सो मीन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्टिंग टुगेदर। अच्छा, जब डेलीगेशन दी जाती है ना, यानी कि जब मेन बंदा या मेन ब्रांच अपनी पावर्स देता है दूसरी ब्रांचेस को, छोटी ब्रांचेस को, तो जो भी ब्रांच काम कर रही होती है वो मेन ब्रांच के अंडर ही काम करती है। यानी कि ये जो ब्रांचेस हैं ये ना सोचे कि इन्होंने हमें पावर्स दे दी हैं तो हम जो मर्जी करें, बल्कि ये जो भी लॉज बनाएंगे ये इदारे छोटे, तो मेन इदारा जो है इन पर नज़र रख सकेगा ताकि ये लोग कुछ भी चीज़ गलत ना करें, ठीक है, मिस यूज़ ना करें अपनी पावर्स को। फिर आती है डेफिनेशन ऑफ डेलीगेशन। The delegation doctrine is a rule that limits the legislature from giving law-making powers to other branches. This is based on keeping the power government separate. ये जो डॉक्ट्राइन है मेन इदारे को समझाता है कि आप अपनी सारी की सारी पावर जो है
किसी और यानी कि छोटे इदारों को ना दें। हाँ, छोटे इदारों को आप उतनी ही पावर्स दें जितने पे वो अपने आप को चला सकें, अपने आप को मैनेज कर सकें। जो मेन इदारा है उसको चाहिए कि वो अपने ओहदे को, अपने मकाम को कायम रखे। ऐसा ना हो सारी पावर्स वो छोटे इदारों को दे दे, फिर तो बड़े इदारे की ज़रूरत ही उनको नहीं रहेगी। इसीलिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना ताकि वो थोड़ी बहुत पावर्स मेन इदारा छोटे छोटे इदारों को दे के वो अपना को खुद चलाए, और मेन होल्ड उन्हीं का ही हो, यानी कि मेन इदारे का हो, ताकि जो छोटे इदारे हैं वो भी चलते रहे और उनके पास खौफ भी हो कि उन पर देखने के लिए, उन पर नजर रखने के लिए एक बड़ा इदारा बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हमें सिखाती है। दिस इज बेस्ड ऑन कीपिंग द पावर इन गवर्नमेंट सेपरेट। ये डॉक्टर इसलिए बनाया गया ताकि जो छोटे इदारे हैं वो सेपरेटली वर्क कर सके और वो कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, उन पर नज़र तो ऑब्वियसली रखेगी बड़ा इदारा जो जिन्होंने इनको पावर्स दी हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सेपरेटली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे आता है अडॉप्टेड वर्जन ऑफ द डेलीगेटेड डॉक्ट्राइन। In many countries, legislature can delegate administration of the law to agencies. This means lawmaking makes the main rules and agencies handle the details. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेन इदारा जो है वो लॉज बनाता है और उसके जो छोटे छोटे डिपार्टमेंट है वो खुद को चलाने के लिए कुछ डिटेल को हैंडल कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर ये इदारा जो है मेन, ये सारों के लिए लॉज बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये इदारा इनको ये भी इजाज़त दे रहा है कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ आपको चाहिए वो आप खुद मेंटेन करें, खुद करें। तो ये चीज़ भी हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सिखाता है। सही है। इफ़ द लॉ डज नॉट गिव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द एजेंसीज, कोर्ट कैन कैंसिल इट। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर मेन इदारे ने छोटे छोटे इदारों को डेलीगेशन देते वक्त, यानी कि पावर्स देते वक्त ये नहीं समझाया कि तुमने अपने पावर्स को यूज़ कैसे करना है, क्या क्या करना है, तो जो कोर्ट है इस तरह की डेलीगेशन को कैंसिल कर देगी और कहेगी मेरे इदारे से कि आप कम से कम अपनी पावर जब दे रहे हैं अगलों को तो कम से कम उनको बताओ तो सही कि उनके पास लिमिट्स क्या हैं, यानी कि कितनी लिमिट के अंदर रह के उन्होंने अपनी पावर्स यूज़ करनी है और जो पावर्स हैं उनको कैसे यूज़ करनी है। तो ये चीज़ भी डेलीगेशन करते वक्त मेरे इदारे को चाहिए कि वो बताए। फिर आता है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अच्छा, इसमें हमने डिफरेंट मुल्कों का जिक्र करना है कि जैसे कि यूके एंड यूएसए की और पाकिस्तान की मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिए। देखिए यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की नहीं दी, फ्रांस की दी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यूएसए को देखते हैं कि यूएसए के अंदर स्ट्रिक्टली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि वहाँ पे एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो कि स्ट्रिक्ट भी है, उसको चेंज करना आसान नहीं है। वहीं पे दूसरी तरफ यूके को देखा जाए तो वहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता ही नहीं है। ठीक है, और वहाँ पे सारी पावर्स किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है जो लॉज वगैरह बनाता है। सही है। अच्छा, यूएसए की बात की जाए तो उसमें एक स्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सही है, तो ये चाहे तो अपनी कुछ पावर्स जो है छोटे छोटे इदारों को दे सकते हैं, यानी कि इन पे जो हेड होता है वो छोटे छोटे इदारों को उनके पावर्स दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। एजेंसीज कैन गेट ब्रॉड पावर्स बट एक्सट्रीम डेलीगेशन गिविंग टू मच पावर इज नॉट अलाउड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो छोटे डिपार्टमेंट है, छोटे डिपार्टमेंट को एजेंसीज कहा जाता है, उनके पास कुछ ना कुछ ज़्यादा पावर्स मौजूद होती हैं, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी हद से ज़्यादा पावर्स नहीं यूज़ कर सकते। सही है, क्योंकि ये चीज़ अलाउड नहीं है। जितनी पावर्स इन एजेंसीज को यानी कि डिपार्टमेंट्स को दी गई हैं सिर्फ उसी को ही यूज़ कर सकते हैं। 1935 के बाद नो डेलीगेशन हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट कोर्ट कंट्रोल इट टू प्रिवेंट मिसयूज। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि किसी भी बंदे को 1935 के अंदर जिस भी डिपार्टमेंट को पावर्स दी गई थी डेलीगेशन की शक्ल में, तो कोर्ट ने उस पर एतराज़ नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने फिर भी नज़र रखी, यानी कि ये नहीं कहा कि भाई जो डिपार्टमेंट अगर पावर्स दे रही है तो वो फिर मिस यूज़ करे, छोटी डिपार्टमेंट या बड़ी डिपार्टमेंट मिस यूज़ करे। कोर्ट क्या करती है? नज़र रखती है, देखती है कि भाई अगर पावर्स दी जा रही हैं तो कोर्ट चेक रखती है उन लोगों पे। सही है, तो चेक एंड बैलेंस सिस्टम और सेपरेशन ऑफ पावर आपने पढ़ा ही होगा। सेपरेशन ऑफ पावर यही होता है कि आप अपनी पावर्स, सारी डिपार्टमेंट की पावर्स अलग अलग वर्क, मतलब सारे डिपार्टमेंट अलग अलग वर्क करते हैं, कोई किसी पे अमल दखल नहीं करता। ये सेपरेशन ऑफ पावर। चेक एंड बैलेंस था कि ये भी सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से बनाया गया ताकि ये डिपार्टमेंट अलग अलग तो वर्क करे, लेकिन इन पर नज़र रखने के लिए ये सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर नज़र भी रख सके। इसको चेक एंड बैलेंस कहते हैं, यानी कि एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, सारे अलग अलग वर्क तो कर रहे हैं लेकिन तीनों एक दूसरे पर नज़र भी रख सकेंगे। सही है, इसलिए ये डेलीगेशन लेजिस्लेशन बना भी था, लेकिन इस पर नज़र भी रखी जाती है। अगर ब्रिटेन की बात की जाए, वहाँ पे पार्लियामेंट के पास सारी पावर होती है, वो चाहे तो अपनी पावर्स जो है डेलीगेट कर सकती है, यानी कि दे सकती किसी को। लेकिन यूके के अंदर कहते हैं कि एक्सट्रीम डेलीगेशन नहीं दी जाएगी, यानी कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी और इदारे को पावर्स तो देगी डेलीगेशन की, यानी कि थोड़ी बहुत पावर्स देगी कि वो अपने आपको चला सके, लेकिन हद से ज़्यादा पावर्स नहीं दी जाएगी दूसरे इदारों को। और ये चीज़ें जो है ना एक्सट्रीम डेलीगेशन के बारे में, ये आपको हेनरी 7 की क्लॉज में मिलेगा, यानी कि जो हेनरी 7 कह रही, हेनरी 8 जो था ना, यानी कि ये किंग का नाम है, ये किंग जो था 8वां किंग था
हेनरी के नाम का, यानी कि हेनरी के नाम के बहुत से किंग थे, हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3। तो ये हेनरी जो 7 था ना, इसने एक क्लॉज बनाया, यानी कि एक लॉ बनाया जिसमें इसने ये बताया कि ज़रूरत से ज़्यादा डेलीगेशन जो है नहीं मिलनी चाहिए लोगों को, यानी कि इदारों को ज़रूरत से ज़्यादा आप डेलीगेशन नहीं दे सकते। ये सारा कुछ यूके में हमें बताया। फ्रांस को देखा जाए तो उसमें लिखा है फ्रांस हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सो इन थ्योरी लिमिट एग्जिस्ट। अच्छा, इनका भी एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फ्रांस का, और यहाँ पे भी इनकी कंट्री में भी आपको डेलीगेटेड अथॉरिटीज़ मिलेगी, यानी कि आप जब इनके मुल्क में जाओगे तो आपको छोटे छोटे डिपार्टमेंट ऐसे मिलेंगे जो खुद को चलाने के लिए उनके पास लॉज होंगे, रूल्स होंगे, और ये लॉज एंड रूल्स बनाने की ताकत इनको किसी हेड से मिलेगी, यानी कि हेड इनसे कहेगा कि ठीक है हमने तुम्हें डेलीगेशन दे दी है अपने आप को चलाने के लिए, तुम खुद लॉज बनाओ। तो फ्रांस में भी आपको मिलेगा, ज़ाहिर बात है, क्योंकि वहाँ पे भी एक डेलीगेटेड है, जैसे इंडिया में भी है, ज़ाहिर बात है उनका अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो याद रखें जिस मुल्क में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, उन सब के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लाजमी होती है या डेलीगेटेड डॉक्टर लाजमी होता है, क्योंकि उनमें जितने भी इदारे हैं खुद को तो चला नहीं पा रहे हैं, मुश्किल से उनके पास खुद को चलाने के लिए टाइम है। तो जो बाकी के इदारे हैं उन बेचारों को वो कैसे हैंडल करें मेन हेड। तो जो मेन हेड है वो क्या करता है, थोड़ी थोड़ी पावर्स उनको दे देता है कि भाई तुम लोग खुद को चलाने के लिए लॉज बना लो, हमारा सर ना खाओ। तो यही होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जो कि सारे मुल्कों में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करती है। फिर हमारे पास आता है एलिमेंट्स ऑफ द डेलीगेशन, जिसमें हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट है अथॉरिटी का, फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, फिर आता है अकाउंटेबिलिटी का। सबसे पहले हम अथॉरिटी पढ़ते हैं। अथॉरिटी इज़ द पावर टू गिव ऑर्डर एंड मेक डिसीजंस, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में हमें सबसे पहले जो चीज़ छोटे इदारों को सबसे पहले ये पावर्स मिल जाती है कि वो अपने आप को चलाने के लिए खुद को हुक्म दे सकते हैं। जैसे होता ही है ना कि समझे कि यहाँ पे एक हेड है, ये छोटे छोटे इदारे हैं, सही है, अक्सर क्या होता है हेड ही ऑर्डर कर रहा होता है, लेकिन जब हेड क्या करेगा, हेड अपने छोटे छोटे इदारों को जब डेलीगेटेड पावर्स दे देगा और खुद हट जाएगा पावर्स दे के छोटी छोटी सी, तो जो इदारे होंगे वो खुद ही मालिक बन जाएंगे, यानी कि वो खुद को चलाने के लिए खुद को ऑर्डर देंगे कि ये करो वो करो। वहीं पे दूसरा इदारा है वो भी खुद को चलाने के लिए ऑर्डर देगा, यानी कि उनके पास खुद एक अथॉरिटी आ जाएगी कि वो अपने आप को सही से चला सके। ये कैसे आई, डेलीगेशन की मदद से, सही है। इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं किसी एक इदारे को दे दी तो सिर्फ उस एक बंदे के पास होगी। यहाँ पे मैं आसान करके बताती हूँ कि इस बड़े इदारे ने सबको डेलीगेशन दी। अब सिर्फ इस एक इदारे की बात करूँ तो इस एक इदारे के अंदर मैं पूरा इस इदारे को बना दे, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, समझे कि इस एक ही इंस्टीट्यूट में या इदारे में बहुत से डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर बैठा हुआ है। तो सपोज जिस ऑफिसर का जो रैंक है, जो सबसे बड़े ओहदे पे होगा, वो अपने से छोटे को ऑर्डर करेगा, तो फिर जो उससे छोटा होगा वो उसको ऑर्डर करेगा, जो उससे छोटा होगा वो उसको ऑर्डर करेगा, यानी कि अपने अंदर भी इनके अंदर डेलीगेशन मिलेगी। यानी कि जो मेन हेड है वो अपने से छोटे वाले ऑफिसर को डेलीगेशन दे सकता है कि अपने छोटे वालों को आप ऑर्डर दो। आर्मी ऑफिसर्स की एग्जाम्पल देखें तो आर्मी ऑफिसर्स में भी यही होता है कि एक सबसे बड़ा एक हेड होता है, फिर उससे नीचे होता है, फिर उससे नीचे होता है, फिर उससे नीचे होता है। जो सबसे बड़ा है वो अपने से लोअर को कहता है कि अपने बंदों को संभालो, फिर वो अपने से लोअर को कहेगा अपने बंदों को संभालो। तो ये सब जो है डेलीगेशन हो रही होती है, यानी कि बड़ा वाला छोटे को डेलीगेशन देता है, फिर वही छोटा अपने से छोटों को डेलीगेशन दे रहा था कि भाई तुम अपने इसी की जिम्मेदारी ले लो, तुम ये कर लो तो तुम वो कर लो। तो ये चीज़ यहाँ पे बताएगी, ठीक है। अथॉरिटी मस्ट मेक विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, गिविंग अथॉरिटी डज नॉट रिमूव अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस भी बंदे को अथॉरिटी दी गई है, कोई जिम्मेदारी दी गई है, उसको चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी सही से निभाए। अथॉरिटी मिलने का ये मतलब नहीं होता है कि वो अकाउंटेबल नहीं होंगे। अकाउंटेबल का मतलब है कि वो जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे, यानी कि अगर इन इदारों को डेलीगेशन दी जा रही है, पावर्स दी जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने पावर्स को मिसयूज़ करें, ठीक है। उनको चाहिए कि अपने लिमिट में रह के वो काम करें, मिसयूज़ ना करें। अगर वो कुछ भी गलत करते हैं उसी डेलीगेशन के अंदर, अपनी उनको पावर्स मिलती है डेलीगेशन की मदद से, वो कुछ गलत कर बैठते हैं, तो फिर जो बड़ा हेड है वो उनसे सवाल खड़ा करेगा, उनसे पूछेगा कि हमने आपको पावर्स दी हैं, आपने मिसयूज़ क्यों की, ठीक है। इसको कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जिम्मेदार ठहराना। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आपने लिखना है कि जब जिस भी बंदे को ये पावर्स दी जाती है डेलीगेशन की शक्ल में, तो सबसे पहले उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सही है। यानी कि मेन इदारा जब अपनी पावर्स थोड़ी सी छोटे इदारे को दे रहा है तो इट मीन्स कि वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी दे रहा है छोटे इदारे को, सही हो गया, ताकि वो अपने आप को चलाने के लिए टास्क पूरे करे, जो भी चीज़ उसको करनी है वो करे, ठीक है। हमने तुम्हें पावर्स दे दी, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ये चीज़ होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में और डॉक्ट्राइन में। इट फॉलोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक चेन की तरह चलती रहती है, यानी कि एक हेड
स्टार्ट करता है, फिर उससे जो छोटा होता है फिर वो अपनी पावर किसी को देगा कि तुम इसको संभालो। फिर यूँ जैसे मैंने पहले बताई थी कि एक हेड होता है जिसको जो पावर दूसरे को देता है, छोटे बंदे को, फिर वो छोटा अपने से छोटे को पावर देता है, फिर वो छोटा अपने से छोटे को पावर देता है। तो ये एक चेन होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो चलती जाती है, यानी कि जो बड़े ने रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद ले रहा होता है, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने जूनियर को दे देगा। और जैसे जूनियर को रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो वो अपने से छोटे वाले को थोड़ी सी कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देगा। तो यही चीज़ जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में होती है। इफ़ समवन फेल्स टू डू द टास्क दे मस्ट आंसर फॉर इट। अगर सपोज जो बड़ा हेड है उसने अपनी पावर छोटे को दी, फिर इस छोटे ने अपनी पावर छोटे को दी। अब इसने जो पावर्स इस बंदे को दी है ना, ये छोटा इसने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, यानी कि जो पावर्स इसको दी गई है इसने नहीं निभाई, तो ये जो बड़ा हेड है वो इससे सवाल पूछ सकता है कि मैंने तुम्हें पावर्स दी हैं, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेटेड डॉक्ट्राइन की मदद से पावर्स दी हैं, तुमने क्यों नहीं अपने काम को निभाया। और जरूरी नहीं है कि ये करे, क्या पता है जो सेंटर वाला बंदा है जिसको बड़े वाले ने पावर दी है, क्या पता ये काम ना कर रहा हो सही से, तो ये बड़ा वाले से भी पूछ सकता है कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं निभाई। ये होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी होती है, यानी कि जिम्मेदार ठहराया जाता है, यानी कि जिस भी बंदे को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाली पावर्स दी जाती हैं फिर वो जिम्मेदार भी होता है, यानी कि अगर उसको पावर्स मिल गई हैं तो जो भी वो एक्शन करेगा उस एक्शन के ऊपर उसको जवाब देना पड़ेगा, इसने एक्शन क्यों किया ऐसा, ठीक है। तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदार ठहराना, सही है। Even if a task is given to someone else, the original person remains accountable। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बेशक बड़े वाले हेड ने अपनी पावर्स अपने जूनियर को दी है, फिर भी बड़े वाले हेड को जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर उसका जूनियर सही से काम नहीं करता। तो ये चीज़ भी होती है इस डॉक्ट्राइन के अंदर जो इस लाइन में लिखी है। नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। इसमें सबसे पहले आ जाता है असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज। द सुपीरियर क्लियरली डिफाइंस टास्क एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बनती कैसे है, होती कैसे है। इसमें क्या होता है कि जो हेड है वो अपने से छोटे वाले को जब डेलीगेशन दे रहा होता है, पावर्स दे रहा होता है, तो वो उसको टास्क समझा देता है, कहता है कि 10 दिन के अंदर अंदर इतना इतना जो है हमें प्रोडक्ट्स जो है चाहिए और इतने लोगों को हमने जो है ये प्रोडक्ट सेल करना है, यानी कि टास्क दे रहा है, ठीक है। इसने इसको ये टास्क दिया, लेकिन इसे ये टास्क अगर पूरा नहीं किया तो फिर इस बंदे को जो पावर्स मिली हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर ये बंदा फेल कर जाएगा इस पावर को। यही होता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में, ठीक है। या आर्मी की एग्जांपल दे देती हूँ कि एक फौजी ऑफिसर है बड़ा वाला, वो अपने से छोटे वाले ऑफिसर को कहता है कि तुमने जंग में 10 जो है बंदूकें भिजवानी है और 5 तोपें भिजवानी है और इतने सिपाहियों को भिजवाना है, ये इसको टास्क दिया गया है। अगर ये टास्क पूरा नहीं करता ये बंदा तो फिर इसको जो पावर्स मिली है वो ख़त्म हो जाएंगी, इसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा और किसी और बंदे को ला दिया जाएगा। यही चीज़ होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में कि टास्क की शक्ल में अगले बंदे को पावर्स दी जाती है, ड्यूटीज़ दी जाती हैं। दूसरा आप देंगे ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी का मतलब है अगले बंदे को पावर्स देना, इख्तियार देना। द सुपीरियर गिव्स इनफ पावर टू द सबऑर्डिनेट टू डू द टास्क इंडिपेंडेंटली। जो मेन हेड है वो अपने से छोटे वाले को, जिसको हम सबऑर्डिनेट करते हैं, पूरी आज़ादी देता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और एक दफ़ा जब टास्क इसको मिल जाता है ना तो बड़ा हेड इंटरफेयर नहीं करता, वो बस कहता है कि टास्क हमने दे दिया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें बस टास्क करके दो। ये चीज़ होती है इसके अंदर। फिर आता है क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डूइंग टास्क वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि यहाँ पे जो आपको डेलीगेशन मिली है उसमें हेड ने कहा है कि मैं ये टास्क दे रहा हूँ, इस टास्क को अच्छे से मुकम्मल करो, ये होती है इस डेलीगेशन के अंदर, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी मीन्स बीइंग आंसरेबल फॉर द रिजल्ट। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि जो आपने टास्क किया उस टास्क को करने से क्या रिजल्ट निकला और जो रिजल्ट निकला है उसके ऊपर आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। ज़िम्मेदार का मतलब है अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। अथॉरिटी लीड्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लीड्स टू अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे कह रहे हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या डेलीगेशन मिलने से आपको अथॉरिटी मिल जाती है, पावर्स मिल जाती हैं। जब आपको पावर्स मिल जाती है तो इट मीन्स आप पे जिम्मेदारी आ जाती है। जब आप पे जिम्मेदारी आ जाती है तो इट मीन्स कि अब आपको जवाबदेह होना होगा अपने हरकतों की वजह से, यानी कि जो आप पे जिम्मेदारी आई है उसको जब आप पूरा करोगे तो जो भी रिज़ल्ट आया उस रिज़ल्ट के ऊपर आपसे जवाब पूछा जाएगा कि आपने ये चीज़ क्यों की, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। अब यहाँ पे आ जाता है कंक्लूजन। आप चाहें तो इसको कंक्लूजन देके वाइंड अप कर सकते हैं या चाहें तो इसके बाद फ़ौरन से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं। अब तक जो मैंने पढ़ा वो सिर्फ मैंने डेलीगेटेड के बारे में पढ़ा कि डेलीगेटेड डॉक्ट्रिन होता क्या है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आ गया तो हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप चाहो तो कंक्लूजन रिमूव करके सीधा ही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से स्टार्ट कर दो ताकि आपका दोनों आंसर कंबाइन एक ही आंसर में आ जाए, सही है। तो यहाँ पे आपने एज यूजुअल
थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से हमने बताना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को यानी कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को आप लॉ बनाने वाले पावर्स दे रहे हो। इसमें क्या होता है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में मुकम्मल पावर्स तो नहीं दी जाती, इनको सिर्फ थोड़ी बहुत पावर्स मिलती है कि ये अपना कुछ चलाने के लिए लॉज बना सकें। ये होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, ठीक है। प्रिंसिपल एंड सुप्रीम लेजिस्लेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसके अंदर आपको दो डिपार्टमेंट्स का जिक्र करना है, प्रिंसिपल और सुप्रीम। यानी कि जो मेन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसको या तो सुप्रीम का नाम दिया जाता है या प्रिंसिपल का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये वो इदारा होता है जिसके पास मेन पावर्स होती हैं लॉ बनाने की, जैसे कि पार्लियामेंट, सही है। ये वो इदारा है जो लॉ बनाता है, ये मेन इदारा है। फिर आता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मेड बाय डिपार्टमेंट्स और अथॉरिटीज़ अंडर पावर गिवन बाय द पार्लियामेंट। ये एक डिपार्टमेंट्स होती हैं, कुछ छोटे छोटे अथॉरिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो अपने आप को चलाने के लिए इनको लॉस की ज़रूरत होती है। लॉस की पावर्स इनको कौन देता है? पार्लियामेंट देता है। यानी कि पार्लियामेंट जो हेड साहब है वो इन इदारों को लॉ बनाने की पावर्स देते हैं। तो ये इदारे फिर क्या हुए? ये इदारे हो गए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाले इदारे जो खुद को चलाने की लॉज बनाते हैं, ठीक है। In modern times, delegated legislation has become very important because the executive एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नाउ परफॉर्म मैनी लॉ मेकिंग फंक्शंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि आजकल के दौर में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि आजकल के दौर में एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कहते हैं, वो अपने आप को चलाने के लिए बड़े ज़बरदस्त लॉज बनाता है, ठीक है, ताकि वो अपने आप को अच्छे से चला सके। फिर आपने थोड़ा सा मीनिंग दे देना है। मीनिंग में आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इट मीन्स मेकिंग रूल्स अंडर द पावर गिवन बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि जो पार्लियामेंट ने पावर्स दी हैं छोटे इदारों को, इसी चीज़ को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। डेफिनेशन आप दे सकते हैं सेलमेंट की, लॉज मेड बाय एन अथॉरिटी अदर दैन द सॉवरेन पावर्स डिपेंडिंग ऑन हायर अथॉरिटी फॉर वैलिडिटी। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मेन इदारे के अलावा जो छोटे इदारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो खुद को चलाने के लिए जो लॉज बनाते हैं, और वो जो लॉज बनाए जाते हैं उसके लिए अप्रूवल लेना ज़रूरी है मेन इदारे का। यानी कि जो मेन इदारा है जिसको हम सॉवरेन पावर कह रहे हैं, वो उसने पावर्स दिए छोटे इदारों को लॉ बनाने की, और जो छोटे इदारे लॉज बनाएंगे उनको परमिशन लेना होगा इस मेन इदारे से कि वो चेक कर सकें कि जो लॉ बनाए गए हैं वो सही बनेंगे नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सेलमेंट सिखा रहा है, नेम्स यूज फॉर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड रूल्स, रेगुलेशन, बाय लॉज, ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड स्कीम्स। अब आप देख लें कि आपको एग्जाम में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जगह रूल्स, रेगुलेशन और ये नाम भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे कि इनको रूल्स भी कहा जाता है, रेगुलेशंस, बाय लॉज, ऑर्डर्स, डायरेक्शन या स्कीम्स, ठीक है। रूल्स के बारे में आपने बताना है कि कॉमन टर्म्स व्हेन डिटेल आर लेफ्ट टू बी डिसाइडेड लेटर। यानी कि रूल्स का मतलब ये है कि इदारे अपने आप को चलाने के लिए कुछ डिटेल बताते हैं कि ये जो चीज़ें हैं हमारे इदारे में हमारे इदारों को चलाने के काम आएंगी, और डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ जो है उस रूल्स के अंदर बताया जाएगा। यानी कि धारा सपोज आर्मी का, तो वो अपने आप को चलाने के लिए कुछ उन्होंने रूल्स बनाएंगे, तो यही चीज़ भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है। उसके अलावा रेगुलेशन, अपने आप को चलाने के लिए कुछ रेगुलेशंस बनाते हैं, यानी कि कागज़ पे कुछ रूल्स वगैरह लिख लेते हैं, रेगुलेशंस वगैरह लिख लेते हैं, ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। उसके अलावा बाय लॉज, यूजुअली लोकल रूलर्स मेड बाय लॉज। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लोकल इदारे हैं ना, यानी कि जो हमारे छोटे छोटे गांव हो गए उनमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने आप को चलाने के लिए बाय लॉज बनाते हैं, ठीक है। ये भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। द ओरिजिनल एक्ट इज़ कॉल्ड द पेरेंट एक्ट एंड प्राइमरी लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेन लॉ है ना, यानी कि जिस मेन इदारे ने जो मेन लॉ बनाया है उसको हम नाम देंगे पेरेंट एक्ट का या प्राइमरी लॉ का, सही है। उसके अलावा जो छोटे इदारे अगर कुछ लॉज बनाते हैं तो उनको कहते हैं द रूल्स मेड अंडर इट आर कॉल्ड चाइल्ड लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेन इदारे की परमिशन से जो पावर्स दी गई हैं छोटे इदारों को लॉ बनाने की, तो वो जो लॉज बनाते हैं उन लॉज को हम नाम देते हैं चाइल्ड लेजिस्लेशन की या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की, सही है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप सबऑर्डिनेट लॉज लिख लो, ठीक है। सबऑर्डिनेट का उर्दू में मतलब है छोटा, ठीक है, यानी कि किसी के अंडर आना, छोटा होना, सही है। उसके लिए हम सबऑर्डिनेट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। फिर हमने नेक्स्ट हेडिंग देनी है रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इसमें हमने बताना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्यों इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहला है प्रेशर ऑन पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट है यानी कि हमारा जो मेन इदारा है उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर है लोगों का कि वो अपने आप को चलानी सही से पा रही है और ना ही लोगों के जो है मामला हैंडल कर पा रही है। इसीलिए पार्लियामेंट ने
डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को कहा कि मेरे पे ऑलरेडी बर्डन बहुत ज़्यादा है, तुम लोग ये लो थोड़ी थोड़ी पावर्स लॉज बनाने की, तुम लोग अपने आप को खुद संभालो। इसलिए पार्लियामेंट ने ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर्स इनको दे रखी हैं ताकि पार्लियामेंट से जो प्रेशर है वो थोड़ा हल्का हो सके। टू मैनी लॉज टू मेक सो डिटेल्स आर गिवन टू दी एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत लॉज बनाता है पार्लियामेंट, जिस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाता है, इसलिए कुछ लॉज बनाने की पावर्स एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को दे दी है कि वो अपने आप को खुद चला सके। फिर आता है टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक एक्सपर्ट्स आर नीडेड फॉर मैटर्स लाइक ऑटोमेक एनर्जीज मेडिसिन एक्सेट्रा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है उसने अगर डॉक्टर्स को, मेडिकल हॉस्पिटल्स को पावर्स दिए कि वो अपने आप को चला सकें, तो इट मीन्स कि जब उन्होंने पावर्स दिए हैं तो उनके अपना जो इदारा है ना, मेडिकल वाले लोगों का अपना जो इदारा, जो हॉस्पिटल है, वो अपने आप को खुद बेहतर चला सकते हैं। यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में क्या पता कुछ डॉक्टर्स मौजूद ना हो, वो लोग मौजूद ना हो जो हॉस्पिटल के रूल्स रेगुलेशन समझ सकें। इसलिए जब लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने अपनी डेलीगेशन वाली पावर्स दी हैं इस मेडिकल डिपार्टमेंट को, हॉस्पिटल को, तो वो अपने आप को बेहतर इसी चला सकते हैं क्योंकि उनको तजर्बा है अपनी मेडिकल फील्ड का। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे बतानी है कि एक डिपार्टमेंट है जो एटॉमिक एनर्जी यानी कि बम्स का काम करता है, आर्मी वगैरह का डिपार्टमेंट है या मेडिसिन का है, उनको खुद को चलाने के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता है, उनके पास अपना तजर्बा ज़्यादा है। इसलिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास अगर तजर्बा नहीं है तो वो चाहे तो इन डिपार्टमेंट को डेलीगेटेड पावर्स दे सकते हैं और कह सकते हैं अपने आप को खुद चलाने के लिए आप लॉज बना सकते हैं। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जब डेलीगेशन लेजिस्लेशन दी जाती है तो उससे क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, यानी कि सख्त लॉज नहीं बना के देता लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। जिन लोगों को लॉज दिए गए, लॉज बनाने की पावर्स दी गई हैं, वो अपने आप के लिए लॉज अच्छे से, आसानी से, फ्लेक्सिबल किस्म के लॉज बना सकते हैं जिनको सिंपली मेन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अप्रूवल दे देता है। ठीक है, यानी कि बनाता लॉज छोटे डिपार्टमेंट ही है लेकिन अप्रूवल के लिए वो मेन हेड के पास जाते हैं, तो इस तरह से आसानी से जो है आसानी वाले लॉज बन जाते हैं, रूल्स वगैरह बन जाते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशंस, ट्राइंग और रूल्स बिफोर फुली अप्लाइंग दैम। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दफ़ा जब जो छोटे इदारे हैं अपने लिए जब लॉज बनाते हैं तो लॉज बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि उन लॉज पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको लगता है कि उन पर अमल कर पा रहे हैं तभी ही वो अप्रूवल के लिए मेन इदारे को देते हैं। तो ये चीज़ भी हमने देखी है। उसके अलावा इमरजेंसीज, क्विक एक्शन नीडेड इन अर्जेंट सिचुएशन, और जब इन इदारों को लॉज देने की पावर दी जाती है तो इनके इदारे में अगर कोई इमरजेंसी लग जाती है तो वो अपने लिए इमरजेंसी से रिलेटेड जल्दी जल्दी लॉज भी बना सकते हैं। ये चीज़ भी हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में मिलती है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स मॉडर्न गवर्नमेंट फंक्शंस नीड डिटेल्ड रूल्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती जा रही है, मॉडर्न होती जा रही है, तो वैसे वैसे उनके मामला मुश्किल होते जा रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनको मिले ताकि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को कंफ्यूज ना होना पड़े। सारी बात है, मॉडर्न होगी गवर्नमेंट, मॉडर्न होगा माहौल, तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को हैंडल करना। इसलिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट अगर अपनी पावर्स लॉ बनाने की थोड़ी बहुत इन डिपार्टमेंट्स को देता है तो ये अपने आपको उस लॉ के मुताबिक अपग्रेड कर सकते हैं, अपने आप को सही से चला सकते हैं। ठीक है, यानी कि बदलते नीड के हिसाब से गवर्नमेंट अपने आप के लिए लॉज बना सकती है। ये बात यहाँ लिखी कि कॉम्प्लेक्स माहौल के हिसाब से, मुश्किल हालात के हिसाब से अपने लिए लॉज खुद ही गवर्नमेंट बना सकती है। सिक्रेसी, सम रूल्स मस्ट रिमेन सीक्रेट अंटिल इन्फोर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है अपने लिए ऐसे लॉज भी बना सकती है जो सीक्रेट भी रखना चाहे रख सकती है। ये बात यहाँ पे लिखी है। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, पीपल अफेक्टेड बाय रूल्स कैन बी इन्वॉल्व इन मेकिंग दैम। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इदारे हैं उनके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं और जो बाकी के लोग बैठे हुए हैं वो अपने फ़ायदे के लिए भी उस इदारे से कह सकती है कि हमारे फ़ायदे के लिए अब इस तरह के लॉज बना लें, ताकि क्योंकि ज़ाहिर बात इफेक्ट ही नहीं कोई होगा इन लॉज का जो उस इदारे में काम करें। तो इस तरह से भी ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। फिर आता है इकोनॉमिक रेगुलेशन, कॉन्टीन्यूस कंट्रोल ओवर ट्रेड एंड बिजनेस इज़ नीडेड। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ट्रेडिंग का डिपार्टमेंट हो गया, बिजनेस वाला डिपार्टमेंट हो गया, उनको भी लॉज की पावर दिए जाए ताकि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है इन पे भी कंट्रोल रख सके और ये खुद को भी सही से चला सके। सही है। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ डेलीगेशन। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है वो इन तरह से दी जाती है, यानी कि कॉलोनियल लेजिस्लेशन होती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होती है, एग्जीक्यूटिव डेलीगेशन लेजिस्लेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कॉलोनीज़ में जो अथॉरिटीज़ है ना उनको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी जाती है, जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है उनको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी जाती है, जो जुडिशरी है यानी कि जो कोर्ट्स वगैरह है उनको भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दी जाती है। उसके अलावा म्यूनिसिपल के इदारे और दूसरे इदारे उनको भी दी जाती है। फिर आपने बताना है क्लासिफिकेशन ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हमने बताना है कि इसमें टाइटल बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है, इसमें भी वो सारा रूल्स, ऑर्डर, बाय लॉज एंड डायरेक्शन, ये सारा कुछ जो हमने पहले पढ़ा था वो दोबारा से इसमें रिपीट कर देने हैं। ठीक है। फिर आता है डिस्क्रिशन बेस्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन और कंडीशनल लेजिस्लेशन इसमें मौजूद होती है। जैसे कि सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में क्या होता है, रूल्स मेड विद डिस्क्रिशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि
ये वो इदारे होते हैं जिनको पावर्स तो दी जाती है, तो ये अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक यानी कि अपने इल्म के मुताबिक, समझ के मुताबिक अपने लिए रूल्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। डिस्क्रिशन का आसान लफ्ज़ में ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में डिस्क्रिशन है, इसका मतलब ये है कि जिस बंदे को पावर्स दी गई हैं कुछ भी करने की, तो वो अपनी समझ के मुताबिक डिसीजन दे। जो जब बंदा समझ के मुताबिक कोई डिसीजन देता है ना, उसको कहते हैं डिस्क्रिशन, ठीक है। फिर आता है कंडीशनल लेजिस्लेशन। लॉ वर्क्स ओनली इफ़ कंडीशंस आर मेट। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इदारा कहता है, बड़ा मेन वाला इदारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कहता है कि हम तुम्हें पावर्स तभी देंगे अगर तुमने फ़लाँ कंडीशन पूरी कर दी। यानी कि एक इदारा बना है, ठीक है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कहा है कि तुम्हारे इदारे में कम से कम 50 हेड्स होने चाहिए और कम से कम 100 लोग तुम्हारे साथ जो है काम करते हो। मज़ीद 50 हेड्स, उसके अलावा 100 लोग। अगर इस डिपार्टमेंट में ये जो टारगेट है ये पूरा अगर हो जाता है, फिर इस डिपार्टमेंट को खुद लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर्स देता है। तो ये होती है कंडीशनल लेजिस्लेशन, ठीक है। यानी कि कंडीशन लगा देती है मेन इदारा कि अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में फ़लाँ कंडीशंस पूरी होती हैं तभी हम तुम्हें डेलीगेशन की पावर्स देंगे। फिर आता है पर्पस बेस्ड। इनेबलिंग एक्ट, एक्सटेंशन एक्ट, सस्पेंशन एक्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इदारे होते हैं जिनको पावर्स दी जाती हैं, वो अपने आप को चलाने के लिए डिफरेंट एक्ट्स वगैरह बना सकते हैं। यानी कि इनेबलिंग एक्ट्स बना सकते हैं, एक्सटेंशन एक्ट, सस्पेंशन एक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको एक्सप्लेन भी कर दें। इनेबलिंग एक्ट का मतलब है सेट अ डेट फॉर इन्फोर्समेंट। यानी कि वो एक्ट्स होते हैं, यानी कि ये इदारे अपने लिए कुछ ऐसे लॉज और एक्ट्स बनाते हैं जिसमें बताते हैं कि इस डेट के बाद से हमारे डिपार्टमेंट में फ़लाँ बंदा जो है जॉब पे आ जाएगा, और जो भी बैठा हुआ है वो निकल जाएगा उसी दिन जिस दिन डेट होगी पॉसिबल। यानी कि मिसाल के तौर पे एक डेट है ना, पेज है, उस पर डेट लिखी हुई है 15 अक्टूबर की। इस पर लिखा है कि 15 अक्टूबर 2026 में फ़लाँ बंदा जॉब से निकल जाएगा, दूसरा बंदा जॉब पे आएगा। ये चीज़ होती है कि इनेबलिंग एक्ट, कि एक एक्ट बनता है, एक लॉ बनता है जिसके अंदर बताया जाता है कि फ़लाँ लोग आएंगे जॉब पे, या नई चीज़ें, नई अपडेट्स आएंगी, जैसे कि 27 अमेंडमेंट जो हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी एक तरह का एक इनेबलिंग एक्ट है, ठीक है, जिसके आने से नई नई अपडेट्स आपको देखने को मिलती है। फिर आता है एक्सटेंशन एक्ट, एक्सटेंड्स टेम्परेरी लॉज। यानी कि जो बने हुए लॉज हैं जिनका एक्सपायरी डेट आ चुकी है, उन लॉज का टाइम बढ़ा देना, तो इनको कहते हैं एक्सटेंशन एक्ट्स, ठीक है। फिर आता है सस्पेंशन एक्ट, स्टॉप्स अ लॉज टेम्परेरी। और कुछ लॉज हैं जिस पे अमल करने को रोक देने को कहते हैं सस्पेंशन एक्ट, ताकि उस लॉ पे कुछ वक्त के लिए अमल ना हो सके। फिर आता है अल्टरनेटिव एक्ट्स, यानी कि ऐसे लॉज भी ये डिपार्टमेंट बना सकता है कि अगर इनका कोई लॉ ख़राब हो गया या सही नहीं है, तो अपने लॉ को ये चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। सही है, मॉडिफाई, चेंज, अल्टर का मतलब है किसी चीज़ को चेंज कर देना, ठीक है, थोड़ा सा बदल देना। टैक्सिंग लॉज, यानी कि अपने आप को चलाने के लिए टैक्स के लॉज भी लगा सकते हैं। फिर आता है सप्लीमेंट्री लॉ एक्ट्स, एड मोर डिटेल्स। यानी कि ऐसे एक्ट्स बना सकते हैं जिसका नाम है सप्लीमेंट्री एक्ट, जिसका मतलब है कि अगर एक लॉ में डिटेल कम है तो उसमें डिटेल ज़्यादा डाल देना है। जब डिटेल ज़्यादा डाली जाए तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री एक्ट, सही है। फिर आता है अप्रूविंग एक्ट्स, लाइक अप्रूव अदर्स रूल। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट होता है जो दूसरों के कामों को अप्रूवल देता है। फिर आता है स्टैंडर्ड एक्ट्स, फिक्स क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड। यानी कि ये एक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि एक डिपार्टमेंट के माहौल को, एनवायरनमेंट को बेहतर रखा जा सके, अच्छे स्टैंडर्ड का रखा जा सके, तो ये इसलिए बनाया जाता है। फिर आता है पेनल्टी एक्ट्स, यानी कि ये एक्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि डिपार्टमेंट के लोगों को सज़ा मिल सके। जैसे कि हमारे कोर्ट्स के लिए भी जो है ये पेनल्टी एक्ट्स बनी हुई है। जैसे कि अगर हम में से कोई भी जब लाइसेंस लेता है तो लाइसेंस मिलने से पहले हमें ये सिखाया जाता है, अगर आपने लीगल एथिक्स पढ़ा तो लीगल एथिक्स में सख्ती से बताया गया है कि कोई भी वकील कहीं पे भी अपनी प्रमोशन नहीं कर सकता। लाइक जैसे होता है ना, लोग कहते हैं कि मैं वकील हूँ, मेरे पास केस लेके आए, पब्लिकली नहीं कह सकता, ये हमें लीगल एथिक्स में सिखाया गया है। तो ये लॉज कैसे बनाएंगे, ये हमारे अपने डिपार्टमेंट ने बनाए। यानी कि हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मिली थी जुडिशरी को, तभी हमने ये लॉज बनाए। ये हो गए लॉज पेनल्टी एक्ट्स के। अगर हम ये हरकत करते हैं यानी कि प्रमोशन करते हैं जबकि हमें मना भी किया गया, तो हमें सज़ा इससे मिल सकती है कि हमारा लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, सही है। तो ये एग्जांपल मैंने दी। फिर आता है क्लैरिफिकेशन एक्ट, जैसे कि एक्सप्लेन्स द लॉ। यानी कि ये भी एक्ट्स बनाए जाते हैं जो किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर आता है अथॉरिटी बेस्ड, डिपेंड्स ऑन विच द अथॉरिटीज़ मेक द लॉज। यानी कि जब भी एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट किसी को भी अपनी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर्स देता है, तो वो ये भी देखता है कि क्या ये बंदा इस काबिल है कि इसको पावर्स मिलनी चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से वो इदारे को देखते हुए
उसके हिसाब से उसको पावर्स देती है, यानी कि लेजिस्लेटिव इदारे को देखते हुए भी उसके पावर्स देती है उस हिसाब से, ताकि वो उस पावर्स के हिसाब से वर्क कर सके। मिसाल के तौर पे एक आर्मी का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे डॉक्टर तो कोई नहीं है, तो अगर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इनको पावर्स देगा अभी लॉ बनाने का, तो ये वही पावर्स इनको देगा जो ये खुद बना पाए। मेडिकल वाले पावर्स इनको नहीं देगा, डॉक्टर से रिलेटेड वाले, ठीक है। यही बात यहाँ पे लिखी कि जिस तरह का डिपार्टमेंट है जो वो काम कर सकती है उस हिसाब से उनको लॉ बनाने की पावर्स मिलती है। फिर आता है नेचर बेस्ड, नॉर्मल डेलीगेशन, नेगेटिव डेलीगेशन, एक्सेप्शनल डेलीगेशन। अब आपको 3 तरह की डेलीगेशन आ सकती हैं। नॉर्मल डेलीगेशन का मतलब है क्लियरली डिफाइंड लिमिट्स, यानी कि इसमें ये बताया गया है कि एक लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो हेड है वो जब अपनी डेलीगेशन दे रहा होता है, पावर्स दे रहा होता है लॉ बनाने की छोटे इदारे को, तो उसको क्लियरली बता देता है कि तुम्हारे पास ये लिमिट्स है, कागज़ पे ये लिमिट्स लिख दी जाती हैं इस इदारे की कि इस लिमिट से बाहर तुम लॉज नहीं बना सकते। ये हो गया नॉर्मल डेलीगेशन। फिर आता है नेगेटिव डेलीगेशन, पावर डू नॉट ओनली स्पेसिफिक थिंग्स, पावर टू डू ओनली स्पेसिफिक थिंग्स, यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट इस इदारे को कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों को करने की पावर्स हैं, तुम हर चीज़ के लिए लॉ नहीं बना सकते। ये होता है नेगेटिव डेलीगेशन। इसको नेगेटिव इसलिए कहा जाता है कि इन इदारों के पास खुली आज़ादी नहीं होती लॉज बनाने की, ये सिर्फ उन्हीं जगहों पे लॉज बना सकते हैं जिसकी इजाज़त इस बड़े इदारे ने दी है। सही है। फिर आता है एक्सेप्शनल डेलीगेशन, रेयर पावर लाइक अमेंडिंग एक्ट्स, यानी कि कुछ इदारों को थोड़ी सी पावर्स दी जाती हैं कि तुम अपने आप को चाहने के लिए थोड़े से अमेंडिंग एक्ट्स या फला चीज़ कर सकते हो। तो इस तरह की एक्सेप्शनल डेलीगेशन दी गई। ये बहुत कम ही यूज़ होती है, ज़्यादातर आपको नॉर्मल डेलीगेशन या नेगेटिव डेलीगेशन डिपार्टमेंट्स में देखने को मिलेगी। फिर आता है फंक्शंस दैट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, यहाँ पे कह रहे हैं मेकिंग एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लॉ, रिपेलिंग लॉज, मेजर मॉडिफिकेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक इदारा जो मेन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कुछ लॉज बनाया, मेन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने, ठीक है, उन लॉज को छोटे इदारे चेंज नहीं कर सकता। सही है। और ना ही उन लॉज को कोई रिपेल कर सकता है, यानी कि बदल सकता है, या कोई भी मॉडिफिकेशन तब्दीली कर सकता है। ना ही ऐसे इदारों को इजाज़त है कि वो कोर्ट की दी हुई पावर्स को भी कैंसिल करा सकें। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो पावर्स, जो चीज़ बड़े इदारे ने, लेजिस्लेटिव इदारे ने की हैं या जो लॉज बनाए हैं, उनको छोटे इदारे चैलेंज भी नहीं कर सकते, ना ही इनके मामलात में छोटे इदारे अमल दखल करेंगे। तो ये जो सारा काम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने यानी कि मेन इदारे ने किया है, उसके ऊपर छोटे इदारे सवाल अपना खड़ा नहीं कर सकते। उनके पास सिर्फ इतनी पावर्स है कि वो अपने आप को चलाएं, दैट्स इट। तो ये चीज़ हमें यहाँ बताई गई है। कैन कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जुडिशरी है, जो कोर्ट्स वगैरह हैं, वो कंट्रोल रखती हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में। यानी कि अगर जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, अगर किसी भी बंदे को, किसी भी एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट को या किसी भी इदारे को पावर्स देती है ना डेलीगेशन की, तो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट पे जुडिशरी जो है कंट्रोल रखती है, कहती है कि भाई इसको आप पावर्स क्यों दे रहे हैं, अगर दे भी रहे हैं तो आपने चेकिंग की है। तो ये चीज़ें जो है जुडिशरी यानी कि कोर्ट्स वगैरह करती हैं लेजिस्लेशन के ऊपर। सही है। यहाँ पे कोर्ट्स ये देखती है कि क्या जो पेरेंट एक्ट है, यानी कि जो मेन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने जो एक्ट बनाया है, क्या उसको छोटा इदारा फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो वायलेट और ये जुडिशरी ये भी देखती है कि जो छोटे इदारे हैं क्या उन्होंने वायलेशन तो नहीं कर दी कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर दी है तो फिर इन इदारों को जो पावर्स दी गई है डेलीगेशन की वो कैंसिल हो जाएगी। ये चीज़ भी जुडिशरी करती है। उसके अलावा दे आर नॉट मेड अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रोसीजर, ये प्रॉपर लीगल प्रोसीजर की तरह इनको पावर्स नहीं दी जाती। बस डेलीगेशन में ये होता है कि जब दिल चाहे लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट परमिशन दे सकता है इदारे को कि वो अपना कुछ चलाने के लिए लॉज बना सकते। ये प्रॉपर एक कह ले कि लीगल प्रोसीजर नहीं होता, बस परमिशन लेनी होती है, तो इस तरह का दूसरा प्रोसीजर है। ठीक है। यानी कि जब लॉज बनते हैं ना लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के, तो वो बाकायदा एक लीगल प्रोसीजर से गुजरते हैं। यानी कि उसमें पहले वोटिंग होती है, जो भी सारा हमने लॉ बनने का प्रोसेस पढ़ा था बिल वाला, तो वो तो एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर है। लेकिन जब इन इदारों में लॉज बनते हैं तो वो लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करते, वो अपने आप खुद चलाने के लिए लॉज बनाते हैं, तो उनका अपना एक सिस्टम है। तो ये बात यहाँ लिखी है। सही है। फिर आता है लेजिस्लेटिव कंट्रोल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है वो अपने ही दी हुई पावर्स पे कंट्रोल भी रख सकते हैं। यानी कि जिस इदारों को इस बंदे ने यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने पावर्स दी हैं, तो वो इन इदारों पर कंट्रोल भी रख सकता है। तो यहाँ भी ये लिखा है कि पार्लियामेंट कैन डिबेट एंड क्वेश्चन द रूल्स, पास रेजोल्यूशन टू चेंज दैम, रिव्यू रूल्स प्लेस्ड बिफोर इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो छोटे इदारे हैं जिनको उसने पावर दी उन पर डिबेट कर सकता है, यानी कि कह सकता है कि आपने ये पावर्स जो है मुझसे ली है लेजिस्लेटिव डेलीगेशन की, उसको लेके आपने जो लॉज बनाया ये लॉज तो काम के ही नहीं है, तो इस तरह से डिबेट कर सकते, सवाल खड़े कर सकते, क्वेश्चन पूछ सकता है। सही है।
और रेजोल्यूशन पास कर सकता है। रेजोल्यूशन मीन्स के लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट उस छोटे इदारे के बने हुए लॉज पे एक रेजोल्यूशन पास करेगा। उस रेजोल्यूशन में ये लिखा जाएगा कि ये जो लॉ है ये चेंज होना चाहिए या कैंसिल होना चाहिए, तो इसको रेजोल्यूशन कहते हैं। ये रेजोल्यूशन किसने पास किया? मेन इदारे ने। किसके खिलाफ? छोटे इदारे के बने हुए लॉज के खिलाफ, ठीक है। फिर आता है रिव्यू रूल्स प्लेस्ड बिफोर इट, और जो भी लॉज और रिव्यूज़ या जो भी चीज़ बनाए होते हैं छोटे इदारे ने, उसको बाकायदा बड़ा इदारा लेजिस्लेटिव इदारा बाकायदा रिव्यू करता है, चेक करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मेन इदारा है वो छोटे इदारों पे कंट्रोल रखता है, चेकिंग वगैरह करता है। फिर आता है प्रिंसिपल डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेट। ये एक मैगज़म है जो आपको याद भी रखना है, इसके मार्क्स होते हैं मैगज़म्स के। अच्छा, इस मैगज़म का मतलब है डेलीगेट कैन नॉट गिव इट्स पावर टू समवन एल्स अनलेस अलाउड बाय लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेन इदारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, ये छोटे छोटे इदारे हैं, ठीक है। इस बड़े इदारे ने सारों को अपने आप को चलाने के लिए पावर्स दिए। तो ये जो इदारा है ये दूसरों को नहीं पावर्स दे सकता, यानी कि इनको जो पावर्स मुश्किल से बड़े इदारे ने दिए, तो जो इदारे ने पावर्स दिए इनको, तो वो इदारा जिसको पावर्स मिली है वो अपने पावर्स को दूसरे लोगों को नहीं दे सकता। ये चीज़ इस मैगज़म ने हमें सिखाई है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, अगर देना भी अगर वो चाहता है ना पावर्स, तो उसको परमिशन लेनी होगी मेन इदारे से। यानी कि सपोज लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने एक छोटे इदारे को पावर्स दिए, लेकिन ये छोटा इदारा कहता है कि मुझे ये पावर्स नहीं चाहिए, ये पावर्स तो किसी और को मिल जाए। तो अगर ये किसी और को देना भी चाहता है तो उसको मेन इदारे से पहले परमिशन लेनी होगी, ठीक है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। प्रिंसिपल लेजिस्लेशन इज मेड बाय पार्लियामेंट, डेलीगेटेड इज मेड बाय अथॉरिटीज़। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो प्रिंसिपल लेजिस्लेशन है ना उसको मेन इदारे पार्लियामेंट ने बनाया है, और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को ना छोटे छोटे इदारों ने बनाया। ये बात यहाँ पे लिखी है। लेकिन जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ने जो लॉज या जो भी चीज़ बनाई है ना, तो उनको परमिशन चाहिए होती है मेन इदारे से, जो कि हम 10 दफ़ा पढ़ चुके। फिर आता है प्रिंसिपल लॉ इज सुप्रीम, डेलीगेटेड लॉज मस्ट फॉलो इट। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेन लॉ है ना प्रिंसिपल लॉ वो सुप्रीम है, हेड है, यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने जो लॉज बनाए वो सुप्रीम है, और जो डेलीगेटेड लॉज है यानी कि डेलीगेटेड डिपार्टमेंट ने जो लॉज बनाए हैं वो इस लॉ के अंडर आएंगे। यानी कि मेन लॉ ये होगा प्रिंसिपल लॉ, और डेलीगेटेड लॉ इनसे छोटे होते हैं, यानी कि इससे ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। फिर आता है कोर्ट्स चेक डेलीगेटेड लॉज फॉर रीजनेबलनेस, दे डोंट डू दिस फॉर पर्सनल फॉर द प्रिंसिपल लॉ। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कोर्ट है वो इन डेलीगेटेड लॉज को इसलिए चेक करता है ताकि वो देख सके कि ये लॉज रीजनेबल बने हैं कि नहीं, यानी कि डेलीगेटेड लॉज रीजनेबल बने हैं कि नहीं। कोर्ट्स इसलिए नहीं चेक करता कि ये जो लॉज है वो प्रिंसिपल लॉज के अकॉर्डिंग है कि नहीं, यानी कि इन कोर्ट्स को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। कोर्ट्स को बस इस चीज़ से कंसर्न है कि जो लॉज है वो रीजनेबल होने चाहिए, दैट्स इट। Principal law must follow the constitution. Delegated laws must follow both constitution and the parent law. जो प्रिंसिपल लॉ है यानी कि जो अपना लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो मेन हेड है उससे जो लॉज बनाया है उस पर सिर्फ एक ही जिम्मेदारी बनती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होने चाहिए वो लॉज, ठीक है। लेकिन जो डेलीगेटेड लॉज जो बनते हैं डेलीगेटेड डिपार्टमेंट ने जो बनाए होते हैं उन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वो लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो करें और पेरेंट लॉ को भी फॉलो करें, यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के बने हुए लॉज को भी फॉलो करें और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं उनको भी ये फॉलो करें, ठीक है। फिर आता है एक्सेसिव डेलीगेशन इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा पावर्स दे देना डिपार्टमेंट्स को, तो ये चीज़ जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानी जाती है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ मानी जाती है। ये बात यहाँ लिखी है। फिर आता है एप्लीकेशन इन डिफरेंट कंट्रीज़। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट एट एनी अमाउंट ऑफ पावर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो पार्लियामेंट है ना, पहली बात तो यही यूके के अंदर जो पार्लियामेंट डिपार्टमेंट है ना वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम एंड स्ट्रॉन्ग है। इसी के अंदर ही एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट है, इसी के अंदर ही आपको जुडिशरी भी देखने को मिलेगी, यानी कि लेजिस्लेटिव के साथ ही एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी चिपकी हुई है, अलग से ये वर्क नहीं करते। अगर अलग से कर भी रहे हो तो उन पर सारा कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट का होता है। तो आप यहाँ पे देख लें कि अगर सारी पावर्स पार्लियामेंट के पास है तो इट मीन्स कि पार्लियामेंट जब दिल चाहे किसी भी बंदे को अपनी डेलीगेटेड पावर दे सकती है। लेकिन अगर यूएसए की बात की जाए तो यूएसए के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स मौजूद है, यानी कि सारे इदारों के पास बराबर की पावर्स है। तो अगर बराबर की पावर्स है तो वो उसी हिसाब से ही अपनी डेलीगेशन दे सकती है, यानी कि अपनी पावर्स डिवाइड कर सकती है। लेकिन पार्लियामेंट में यूके के अंदर सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, लेकिन यूएसए की बात की जाए तो वहाँ पे सारे ब्रांचेस के पास बराबर की पावर्स होती हैं। तो वो बराबर की पावर्स की वजह से जिस भी बंदे को चाहे डेलीगेशन दे सकती है, डेलीगेटेड पावर्स दे सकती है। अगर इंडिया की बात की जाए तो डे में लिखा है अलाउड इफ पार्लियामेंट हैज़ क्लियर पॉलिसी एंड गाइडलाइन। यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे भी डेलीगेशन मिलती है, लेकिन डेलीगेशन देने से पहले पार्लियामेंट के रूल्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो लॉ मेकिंग बॉडी है जैसे कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, उसकी मर्जी के मुताबिक ही हमें डेलीगेटेड पावर्स देनी चाहिए, ठीक है। और कोर्ट्स कहती है
कि कोई भी लॉज और रूल्स अगर छोटे डिपार्टमेंट बनाते हैं वो अनरीजनेबल नहीं होने चाहिए, यानी कि बेतुके नहीं होने चाहिए, रीजनेबल से लॉज होने चाहिए। पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी परमिशन है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मिलनी चाहिए, यानी कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, कोर्ट्स हैं, कमेटीज़ हैं, ये सारे डिपार्टमेंट्स को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की पावर्स दी गई हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि रूल्स ऑफ बिजनेसेस इन 1973, सुप्रीम कोर्ट रूल 1980s, यानी कि जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं ये सारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से बने थे, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, फिर आपने इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताने हैं। एडवांटेजेस का ये फ़ायदा होता है, यानी कि इनका ये फ़ायदा है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का, कि ये पार्लियामेंट का टाइम बच जाती है, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो इजी हो जाती है और सारी पावर्स तो नहीं देती, लेकिन थोड़ी थोड़ी पावर छोटे इदारों को दे देती, जिसकी वजह से पार्लियामेंट में बर्डन नहीं आता और ये इदारे खुद को खुद ही चला लेते हैं। ये एक फ़ायदा हमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के देखने को मिलता है, फ्लेक्सिबल होता है काफ़ी, और जो एक्सपर्ट लोग हैं वही अपने लिए लॉज बनाते हैं। जैसे कि अगर पार्लियामेंट में अगर एक्सपर्ट लोग नहीं हैं तो उसने जिस इदारे को पावर्स दी हैं लॉज बनाने की, उस इदारे में तो उसको चलाने के लिए एक्सपर्ट लोग तो होंगे ही। जैसे कि ये समझें कि ये पार्लियामेंट है, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, और ये एक मेडिकल हॉस्पिटल है, तो मेडिकल हॉस्पिटल को पार्लियामेंट ने लॉज बनाने की पावर्स दी हैं, तो वहाँ पे ऑब्वियसली डॉक्टर्स होंगे जो अपने लिए लॉज वगैरह बना सकते हैं, और बहुत सारे और लोग होंगे, तो वहाँ पे एक्सपर्ट लोग हैं। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा कैन सेट न्यू स्टैंडर्ड्स, और जैसा डिपार्टमेंट है, जैसी तब्दीलियाँ हैं, तो उस हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की वजह से, यानी कि जो पावर्स दी जाती है ना जिन इदारों को, तो वो अपने आप को खुद चलाने के लिए अपडेटेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस अगर देखा जाए तो जो लोअर इदारे हैं, छोटे इदारे हैं, वो अपनी पावर्स को मिसयूज़ कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आती है, यानी कि अगर इस तरह से बार बार लॉज बनते जाए ना तो काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटीज़ भी देखने को मिलती है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इनके बीच। यानी कि अगर इनको पावर्स दी गई है लॉ बनाने की, तो कोई भी बंदा इनको पैसा देके अपनी मर्ज़ी का लॉ भी बनवा सकता है, तो करप्शन भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलती है, सही है। ये बातें आप लिख लें, बस इतना काफ़ी है, 3 पॉइंट्स। फिर आता है मेन कोर प्रिंसिपल इन पाकिस्तान, मस्ट नॉट गो बियॉन्ड द पेरेंट एक्ट, मस्ट नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मस्ट फॉलो प्रॉपर प्रोसीजर। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी यही बताया गया है कि अगर पाकिस्तान में भी किसी इदारे के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है तो उसको चाहिए कि वो पेरेंट एक्ट यानी कि मेन लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के बनाए हुए लॉज को फॉलो करे, छोटा छोटा डिपार्टमेंट, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वो बिल्कुल भी ना जाए वो छोटा डिपार्टमेंट जब वो लॉज बना रहा हो, सही है। और जो प्रोसीजर उनको फॉलो करना चाहिए उसी को ही वो फॉलो करे, यानी कि अगर लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट ने कहा है छोटे इदारों को कि आप फ़ला प्रोसीजर को फॉलो करके लॉज बनाए, अगर उन्होंने वो प्रोसीजर फॉलो किया तो ठीक है, अगर उन्होंने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो नुकसान हो सकता है उस छोटे इदारों को भी। तो ये चीज़ इसमें थी, बाकी कंक्लूजन आ जाता है, तो उसमें आप वही चीज़ लिखें जो आपने ऊपर पढ़ा है शॉर्ट करके।